ओके सो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। जो भी हमारी लास्ट क्लास हुई है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो, ठीक है, हीट देने का मतलब क्या है कि आप उसका टेम्परेचर राइज करते हो, ठीक है, दैट इज रेज करते हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर एक्सपेंशन होता है, यू नो, जिसको हमने क्या बोला था, थर्मल एक्सपेंशन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्मली अब एक लाइन में यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला जस्ट अभी कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे, ठीक है, तो उसी से एक मैं यहाँ पे एक लाइन मतलब हम इसी को टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लेट सपोज जब आपने किसी भी सब्सटेंस को हीट दी, क्या प्रोवाइड की आपने, किसी भी सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड किया आपने, किसी भी सब्सटेंस Heat. को हीट प्रोवाइड की। अच्छा, ये आपको सभी को क्लियर है कि हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? कि हीट प्रोवाइड करने का मतलब है कि उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा यार, राइज हो जाएगा। हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या होगा कि उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच सब्सटेंसेस की। मतलब लेट्स सपोज आप लेट्स से मैं मान लेता हूँ, आपको पता है तीन स्टेट्स होती हैं। मान लो आपने किसी सॉलिड को कोई हीट प्रोवाइड की, ऑन द अदर हैंड आपने किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड की, और आपने किसी गैस, मतलब एक सब्सटेंस है जो गैस वाली फॉर्म में है, आपने उसको हीट प्रोवाइड की। तो हमें तो ये पता है कि भाई हीट देंगे तो ये तीनों सब्सटेंसेस जो हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों सब्सटेंसेस क्या होंगे यार, एक्सपेंड होंगे। ये पता है हमें। यस और नो? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, देखो टॉपिक है ना Yes, थोड़ा sir. ऐसा सही है ये, ठीक है, तो थोड़ा बस रिस्पॉन्सिव रहना, निबट जाएगा बहुत जल्द। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट दोगे, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, तो यार वो एक्सपेंड करेगा। चलो बहुत सही है। मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए, तो एक्सपेरिमेंट्स में एक बात पता चली। और वो क्या बात पता चली कि जब आप कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, कि जब आप कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट दोगे किसी भी सब्सटेंस को, मैंने क्या बोला, जब भी आप कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट दोगे किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है फिक्स्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस, फिक्स्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस। मैंने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि भाई जब आप किसी भी फिक्स्ड अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट दोगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है फिक्स्ड मास ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तो हमने क्या देखा कि, अच्छा ये हमें पता है हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, उसमें उस सब्सटेंस में हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ राइज इन टेम्परेचर होगा। यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो Yes, sir. एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि यार जब हम किसी फिक्स्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो राइज इन टेम्परेचर तो हुआ, मतलब ये तो हुआ ही हुआ, राइज इन टेम्परेचर तो हुआ। लेकिन ये जो राइज इन टेम्परेचर था ना यार, ये राइज इन टेम्परेचर जो था ये डिफरेंट था, किसके लिए, फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब कि आपने सॉलिड को दिया तो उस केस में राइजिंग टेम्परेचर कुछ और था, आपने लिक्विड को हीट प्रोवाइड की, उस केस में राइजिंग टेम्परेचर कुछ और था, आपने गैस को हीट प्रोवाइड की, उस केस में राइजिंग टेम्परेचर कुछ और था। तो यहाँ से हम एक लाइन बोलते हैं क्या, कि एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब भी आप कोई भी किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो, तो जो राइज इन टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। ये बात सभी को क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ से Yes, हम sir. कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हमें कोई भी थर्मल फिनोमेना पढ़ना है, थर्मल फिनोमेना का मतलब जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हमें कोई भी थर्मल फिनोमेना पढ़ना है, तो थर्मल फिनोमेना जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, या जिसको हम लोगों ने याद करो थर्मल एक्सपेंशन में नेचर ऑफ मटेरियल भी बोला था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तीनों किस पे डिपेंड करते थे, क्या नेचर पे डिपेंड नहीं करते थे?
Yes, sir. Yes, sir. करते थे ना? ठीक है। Yes, sir. अब ये जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है, ये जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या बोलते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाता है या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है? तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है या नेचर होता है, वो होता है हर एक सब्सटेंस का क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सिंपल हम कभी-कभी इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम सिंपल कभी-कभी क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो ये समझ आया है टॉपिक कहाँ से अराइज होता है? मैंने क्या बताया, ये लाइन वापस में रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ अ सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो, तो वहां पर हम देखेंगे राइज इन टेम्परेचर तो होगा, बट वो जो राइज इन टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब जो थर्मल इसका मतलब क्या है कि जो नेचर है सब्सटेंस का, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसकी स्टडी करने के लिए? भाई नेचर ऑफ सब्सटेंस अलग अलग हो गया ना, यहाँ पे सॉलिड है नेचर, यहाँ पे लिक्विड है नेचर, यहाँ पे गैस है नेचर, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस अलग अलग हो गया। दैट इज जो नेचर ऑफ सब्सटेंस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, सॉरी, किसकी स्टडी करने के लिए? थर्मल फिनोमिना की स्टडी करने के लिए। और जो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये करेक्टर मतलब ये कैरेक्टराइज करती है बेसिकली नेचर ऑफ सब्सटेंस को, किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस। तो ये बात सभी को समझ आई? ये वाली लाइन जो मैंने रिलेट किया है यहाँ पे, इससे जाके देन ये स्पेसिफिक हीट से, ये लिखना नहीं है आपको, जो Yes, लिखना है sir. वो मैं लिखूंगा अभी सामने। क्लियर हुआ इतना सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अभी अभी मैंने आपसे बताया भी और आपसे ही पूछूंगा मैं कि अगर आपको किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, जिसका कोई फिक्स्ड मास है, उसका आपको टेम्परेचर रेज करना है, तो आपको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको? आंसर है क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी भाई? Heat. Heat. हीट। तो मान Heat. लेते हैं कि सपोज स्मॉल अमाउंट, तो हमने माना कि एक छोटा सा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो हमने माना कि सपोज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा मैं सॉरी, सपोज डेल्टा क्यू, एक मिनट, एक लाइन मिस कर गया, एक वर्ड, सपोज डेल्टा क्यू इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। मतलब हमने माना कि जो डेल्टा क्यू है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक है, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, required to raise the temperature। किस लिए चाहिए? अभी मैंने आपको बताया भाई, आप हीट एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? क्या करने के लिए? टेम्परेचर को क्या करने के लिए? Right. Raise. रेज करने के लिए। ऑफ अ सर्टेन मास, मान लेते हैं सर्टेन मास कोई मान लिया हमने m, ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, और मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितने से? थ्रू डेल्टा टी। इतना क्लियर है सभी को? देन Yes, sir. तो हमने माना कि Yes. यार अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की, देखो थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट मजबूरी है यार अपनी, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो देयर इज दिस थिंग, क्या बोलते हैं कि यार हमने किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें हीट सॉरी टेम्परेचर को रेज करना है, तो हमें पता है कि यार हमें उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने माना कि डेल्टा क्यू जो है इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। ये जो डेल्टा क्यू है, ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए, किस लिए चाहिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास m ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू डेल्टा टी। अगर हमें किसी भी सर्टेन मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना है, ठीक है, तो हमें वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे जरा अब ये बताना कि क्या ये बात लॉजिकल बैठती है यहाँ पे? दैट इज ग्रेटर द मास ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। सोचो जरा। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल बैठती है यार भाई, जितना मतलब जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतनी ज्यादा आपको हीट चाहिए उसका टेम्परेचर रेज कराने के लिए। और सीधी सी बात, ठीक है, ये वाली तो बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी, ये वाली जो सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाली, मतलब जितना ज्यादा
क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, उतनी ज्यादा हीट आपने सप्लाई की होगी ना उसको, यस और नो, या Yes, sir. उतनी ज्यादा हीट आपको चाहिए भाई। मैंने क्या बोला यहाँ से, इससे क्या बोला कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट चाहिए उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए। और यहाँ से क्या, इसका मतलब क्या निकला कि ग्रेटर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा उतनी ज्यादा आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग टू फैक्टर्स, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो व्हाट यू विल गेट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, यस और नो। Yes, sir. तो इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम यहाँ पर लगाएंगे एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है एस, स्मॉल एस। ध्यान रखना इसकी नोटेशंस अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग बुक्स में, हो सकता है आपके टीचर कोई और नोटेशन यूज कराएं, ठीक है, इसकी जगह कोई और नोटेशन यूज करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ एस, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नोटेशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया, वेयर एस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और s इज इक्वल्स टू क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी। ये समझ आया सभी को? तो Yes, sir. Yes, sir. वेयर s इज इक्वल्स टू, s क्या है भाई, s इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सिंपली स्पेसिफिक हीट, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर हुआ सभी? ये कांस्टेंट s क्या है, ध्यान रखना, s इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी डेफिनेशन हमें बनानी है। अब जरा देखना डेफिनेशन क्या बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन बनती है ये एक फॉर्मूला है यार, प्लीज ध्यान रखना इसका, ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे। तो अगर हमें स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनानी है तो स्पेसिफिक हीट of a substance may be defined as specific heat of a substance may be defined as the, अच्छा आप लोग स्पेसिफिक हीट को यूज किस लिए करते हो, टेम्परेचर रेज करने के लिए, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, पहले वो जरा देख लेते हैं। नाउ सी, लेट्स सपोज इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे, इसी इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ m इज इक्वल्स टू 1 और डेल्टा टी भी मान लेते हैं कितना, 1। अच्छा कोई बता सकता है इस लाइन का मतलब क्या है, इफ m इज इक्वल्स टू 1 t डेल्टा t इज इक्वल्स टू 1, इसका कोई मतलब बता सकता है, मतलब क्या है इसका? Mass of substance is 1 kg and तो change in temperature is. हाँ, मतलब जो राइज इन टेम्परेचर है वो 1 है, मतलब हम यहाँ पे कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रहे। सो इट कैन बी इन केजी और इट कैन बी इन ग्राम, आइदर, ये किसी में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मास, जो सब्सटेंस का मास है ना वो क्या है, यूनिट मास, यस और नो? Yes, sir. और जो राइज इन Yes, sir. टेम्परेचर है वो कितने से है, राइज इन टेम्परेचर कितने डिग्री से है, Unit degree. यूनिट डिग्री। तो अगर इस इक्वेशन में ध्यान रखना, इस इक्वेशन में अगर m 1 है और डेल्टा t 1 है, तो ये जो आपकी स्पेसिफिक हीट आई है दैट इज डेल्टा q इज इक्वल्स टू s इंटू 1 इंटू 1। तो स्पेसिफिक हीट किसकी इक्वल आ गई, हीट एनर्जी की इक्वल आ गई। Yes, Yes, sir. sir. तो अब यहां से डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द, ये किसकी इक्वल आई है, किसकी इक्वल आई है, Heat energy. बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब ये हीट किस लिए रिक्वायर्ड थी आपको, रिक्वायर्ड टू रेज द, Rise in temperature. बहुत सही, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। बट सवाल आता है, आप टेम्परेचर तो रेज कर रहे हो लेकिन कैसे मास का टेम्परेचर रेज कर रहे हो यार,
आंसर इज Unit mass. unit mass. So specific heat of a substance may be defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass. क्लियर हुई बात? ऑफ सब्सटेंस कैसे, मतलब किसका टेम्परेचर रेज कर रहे हो? यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस है उसका यूनिट मास, उसका टेम्परेचर रेज कर रहे हो आप, बट कितने से रेज कर रहे हो? Unit degree. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिट थ्रू यूनिट डिग्री। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ हमने लिखा है ये डेफिनेशन बनाने के लिए, ये वाली डेफिनेशन बनाने के लिए स्पेसिफिक हीट की। और यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखें तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो मर्जी आपकी, आप चाहे ऊपर वाला याद रखो चाहे नीचे वाला याद रखो, दोनों से आंसर सेम आना है। क्लियर हुई बात इतनी? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इतना इतना सभी को क्लियर है? मुझे कोई इसकी जरा यूनिट बता दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, मैं सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ एस, यूनिट ऑफ एस। अच्छा, हीट की यूनिट क्या होगी? मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था, फर्स्ट क्लास हुई थी। Joule. Joule. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट, मैं सिर्फ एक नॉर्मल यूनिट की बात कर रहा हूँ। हीट की यूनिट जो होती है, जूल तो एक्सपेरिमेंट से बाद में आई थी, याद है? कैलोरी, Kelvin. केल्विन नहीं, Yes, sir. कैलोरी, CALORI, फर्स्ट पेज, मतलब पहली क्लास में बताया था कैलोरी। और मास की जनरल हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं तो ग्राम, तो कैलोरी ग्राम इनवर्स, और टेम्परेचर की क्या लेंगे जनरली? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो एक तो ये हो सकती है। अब देर इज दिस थिंग, मतलब जनरली काफी बुक्स में ये भी लिखा होता है, इसको कैलोरी ग्राम इनवर्स कैल्विन इनवर्स भी लिखते हैं, मतलब कैलोरी ग्राम इनवर्स कैल्विन इनवर्स भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको कहीं दिख जाए तो आप लोगों को ये ना पता चले कि गलत है। ये भी सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है, लाइक केल्विन, मतलब 1 डिग्री का जो मैग्नीट्यूड होता है केल्विन स्केल पे, वो सेम होता है जो सेल्सियस स्केल पे होता है। ठीक है, ये काफी जगह आपको दिखेगी नहीं लाइन, बट ये केमिस्ट्री में आप शायद सुनी होगी, होपफुली लाइन आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुनी होगी कि जो मैग्नीट्यूड होता है 1 डिग्री का केल्विन स्केल पे, वो सेम होता है एज दैट ऑन द सेल्सियस स्केल। तो काफी बुक्स में ना आपको ये भी मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? क्यों मिलता है? बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है ये, मतलब ये पूछ ही नहीं जाएगी आपसे कहीं भी एग्जाम में, बस मैं बता रहा हूँ ये यूनिट ये भी होती है। क्या रीजन है कि जो मैग्नीट्यूड होता है 1 डिग्री का, किस पे? केल्विन स्केल पे, वो सेम होता है एज दैट ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये है। अब ऐसा यूनिट बता दो कोई इसकी। Joule. kg हीट की inverse. क्या हो गई? Kelvin inverse. जूल, बहुत बढ़िया, किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कुछ बातें नॉलेज के लिए जो आपको पता होनी चाहिए या आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल्स में तो अभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ऑल दो पैटर्न चेंज हो गया सीबीएसई का। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जो होती है हाइड्रोजन के लिए, प्लीज ध्यान रखना, इसके लिए क्या होती है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है हाइड्रोजन के लिए। और मैक्सिमम होने का मतलब कितनी होती है? 3.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, और बात करें हम स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, इसकी वैल्यू आपको यार याद रखनी पड़ेगी। वाटर के लिए होती है हमारे पास 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो होती है वो होती है केमिस्ट्री में ही। में केमिस्ट्री के एक्चुअली ये पॉइंट्स हैं, ये फिजिक्स में तो है भी नहीं, ये मैंने केमिस्ट्री से ही उठाए हैं। ठीक है, ये दो सब्सटेंसेस है पीरियोडिक टेबल के लिए, इन दोनों के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है ये क्या होती है? ध्यान रखना, ये होती है मिनिमम। और मिनिमम भी कितनी? 0.00, सॉरी 0.022 कैलोरी ग्राम इनवर्स
डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर हुआ सभी को ये? Yes, sir. ठीक है। और जो Yes, मैं sir. आपको बता रहा था कि यार क्या बोलते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जैसे हमने वाटर की लिख दी। ठीक है, ये वाटर वाटर किसके एग्जांपल हो गया? लिक्विड का। ठीक है, अब लेट जो सपोज मैं स्पेसिफिक हीट लिखता हूँ स्टीम के लिए। स्टीम बोले तो वेपर। अब वेपर के लिए कितनी होगी? 0.47 सॉरी कैलोरी ग्राम इनवर्स, 0.47 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। स्पेसिफिक हीट अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट सपोज आइस के लिए लिख लेते हैं बिकॉज आइस एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो आइस के लिए होती है हमारे पास 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अब आप बता सकते हो वाटर, वेपर और आइस, मतलब सॉलिड, वेपर और लिक्विड में से सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? Liquid. लिक्विड के लिए, दैट इज वाटर के लिए। तो दिस ब्रिंग्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है, लाइक आपने कभी देखा हो कि वाटर को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है? कूलेंट मतलब अगर बाइक या कार या लेट्स से स्कूटी में, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं डलता नहीं डलता, डलता होगा होपफुली उसमें भी। तो जो ये मोटर व्हीकल्स होते हैं, अगर ये गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसमें वाटर डाला जाता है एज अ कूलेंट। ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल की जो रेडिएटर्स होते हैं, जो रेडिएटर्स होते हैं मतलब जहां से हीट बाहर आती है, ठीक है, वहां पर वाटर को एज अ कूलेंट क्यों यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना क्यों यूज किया जाता है। मैं लिख रहा हूं इसको कि वाटर हैज हाईएस्ट हीट कैपेसिटी, हैज हाईएस्ट as compared to अदर सब्सटेंसेस। कि जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है, बाकी आप देख रहे हो ना, स्टीम, आइस, इन सब के कंपैरिजन में वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज ड्यू टू दिस रीजन, मतलब इस वजह से, या इस फैक्ट, ये भी लिख सकते हो, इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको प्लीज इंपॉर्टेंस देना। तो इस वजह से जो वाटर है किसकी तरह यूज होता है? कूलेंट की तरह यूज होता है इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स, इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। ठीक है, एज, अच्छा, जैसे आप लोगों ने अभी एक केस में और यूज होता है, जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं, तो आप लोगों ने देखा होगी कुछ लोग क्या होते हैं, जो हॉट वाटर बैग होता है उसको मतलब लगा के रखते हैं विंटर्स में। देखा है, पानी गर्म करके भर लेते हैं एक बैग में, जो हॉट वाटर बैग Yes, आता है। sir. ठीक है, ताकि हाथ उनके Yes, मतलब sir. नॉर्मल रहे। वो इस वजह से भी होता है कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, इसलिए हम उनको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स as a heater as well as and as a heater in hot water bags। तो क्लियर हुआ सभी को स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे भी बहुत इजी चीज हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट आती है बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी, अब आती है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, या फिर जिसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, ये यही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट्स के अकॉर्डिंग, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई। अच्छा, मोलर और मोल मतलब रिलेट कर पा रहे हो कुछ वर्ड? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, किसी को पता है कुछ? Yes, sir.
आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। More given mass, molar mass. जो मास गिवन होता है उसको किससे डिवाइड करते हैं हमेशा, कौन से मास से, पता है? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ये है आपकी यहाँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। बिल्कुल जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, बिल्कुल हूबहू वैसी ही डेफिनेशन है। जरा समझना ध्यान से यहाँ पे। अब देखते हैं जरा मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required to, अभी आप ही चेंज बता दोगे, बस चेंज क्या है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram mole of a substance through यूनिट डिग्री। कोई बता सकता है चेंज क्या है इस डेफिनेशन में और जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें? मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसको देख लो एक बार, और जरा इस डेफिनेशन को देख लो एक बार। कोई बताएगा चेंज क्या है दोनों डेफिनेशंस में? 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल। भाई दिख रहा है ना सभी को चेंज क्या है? यहाँ पर आप यूनिट मास ऑफ अ Yes, sir. सब्सटेंस ले रहे हो, देखो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पर आप क्या ले रहे हो भाई? यहाँ पर आप ले रहे हो, देखो जरा, ये देखो 1 ग्राम मोल। Mole of substance. Yes, sir. ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से। अच्छा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल, मतलब जो डिनोट करते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। मतलब जो फिजिक्स में नोटेशन चलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ और नोटेशन नहीं होगी, कुछ और नोटेशन भी हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आता है कैपिटल सी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम और स्मॉल एस। कैपिटल एम बोले तो मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल एस बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये आता कैसे, थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखो यार, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। यस और नो? अभी जस्ट पीछे फॉर्मूला बताया था। Yes, sir. सी, Yes, sir. Yes, sir. वो ये वाला, तो ये था। अब हमें 1 ग्राम ऑफ अ मोल में लाना है, 1 ग्राम ऑफ अ मोल, तो डेल्टा क्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स में बात करनी है। तो स्मॉल एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम की जगह, इसकी जगह, ये देखो राइट में फॉर्मूला एन इंटू मॉलिक्यूलर मास। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इस m को मैं इधर ले जाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो कैपिटल M और स्मॉल s इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब ये m और s क्या बन गया? दिस बिकम्स द मोलर स्पेसिफिक हीट। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो आप आराम से कंपेयर कर पाओगे कि डिफरेंस क्या है बस दोनों फॉर्मूले में। देखो यार, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट होती है कब? जब आपको किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना है, किसमें? यूनिट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस का। यस और नो? यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस का, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, यूनिट sir. मास ऑफ अ Yes, sir. सब्सटेंस का रेज करना था, तो यहाँ पे हमने स्मॉल एम यूज किया। यहाँ पर हमें किसका करना था? देखो जरा क्या लिखा हुआ है, किसका रेज करना है? 1 gram 1 gram mole. 1 more. ग्राम मोल। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मोल ही तो लिखा है, नंबर ऑफ मोल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the expression for the molar specific heat, or you can also say molar heat capacity. क्लियर हो इतनी बात सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट जरा मैं नेक्स्ट टॉपिक देख लूं।
तो वी आर डन विद दिस स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी भी हो गया हमारा। अच्छा नेक्स्ट तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। एक सेकंड, किसी को लिखना है तो ये लिख लो, अदरवाइज मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा। लिखना है किसी को? तो आगे देखते हैं जरा, जो नेक्स्ट है हमारा। देखो बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट देख लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा, अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब नेक्स्ट उसी सीक्वेंस में आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब जरा देखो बिल्कुल सेम चीज, फिर से बिल्कुल सेम चीज, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात की जाए, जैसे जो डेफिनेशन अभी हमारी पीछे थी ना, बिल्कुल वही डेफिनेशन है हुबहू। देखो जरा, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। बट किसका टेम्परेचर रेज करना है? यूनिट मास। यूनिट मास मतलब कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम। डेफिनेशन फिर से सेम, ऑफ वाटर थ्रू कितने से रेज करना है आपको? यूनिट डिग्री। यूनिट डिग्री का यूनिट मतलब डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में किसी को, बिल्कुल सेम नो डेफिनेशन है, सर। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था वाटर की स्पेसिफिक हीट इतनी होती है, इसको कन्वर्ट करोगे 1 कैलोरी को जब जूल किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने पहली क्लास में आपको रिलेशन लिखवाया था बिटवीन कैलोरी एंड जूल। तो 1 कैलोरी रफली इक्वल्स टू 4.16, जिसको राउंड ऑफ करके 4.2 अपन यूज करते हैं, तो दिस थिंग। तो ये जूल ग्राम केल्विन इनवर्स में है ये वाली वैल्यू। जब आप इसको जूल किलोग्राम इनवर्स करोगे तो ये 4200 हो जाएगी बस, ठीक है। अब एक उसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम, फिर से वही, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्या यहाँ पर यूनिट मास की बात हुई है कि बॉडी की बात हो रही है? डिफरेंस आपको पकड़ना है बस। बॉडी। बॉडी की बात हो रही है, ध्यान रखना। इनसे जो पहले वाली डेफिनेशंस थी जहां पर हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे, वहां पर हम लोग किससे डील कर रहे थे? Unit mass. यूनिट मास मास, यूनिट बोले मास। तो 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम किससे डील कर रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर रेज करना है, बट कितने से? देखो ना जरा, कितने से रेज करना है? आंसर है भाई, रेज तो उतने से ही करना है यूनिट ना, डिग्री। यूनिट डिग्री से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, अभी अभी पढ़ा था हमने, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी, यस और नो। अब हमें Yes, यहाँ sir. पर हमें पता है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना यूनिट डिग्री से रेज करना है, मास का नहीं पता। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा क्यू, यही तो बचा थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी बोले तो एसएम। दैट इज एस एम। डेल्टा क्यू किसके इक्वल बचा? एस एम के। तो इसका मतलब जो थर्मल कैपेसिटी होता है, मतलब जो भी आपको हीट रिक्वायर्ड है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी एस इंटू एम के। तो इसीलिए थर्मल कैपेसिटी को हम लोग कैसे भी डिफाइन करते हैं, इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। और इसको हम मेजर करते हैं जूल केल्विन, केल्विन इनवर्स, या फिर कैलोरी केल्विन, कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। क्लियर है सभी को ये? यस Yes, सर। sir. ठीक है।